नमस्कार। कोरिया टॉक के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। कार्यक्रम का नाम है टाइम टू टॉक और इस कार्यक्रम की शुरुआत में हम 2 दिग्गज कांग्रेस और भाजपा के नेताओं को हमने आमंत्रित किया है। आपको बता दें ये जो कार्यक्रम है, ये चुनावी जो अभी आगे चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर हमने ये तैयारी की है और हम लोगों को ये बताना चाहेंगे कि किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी और अन्य राजनीतिक दल किस मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने वाले हैं और किस तरह से वो अब जनता को अपने कामों को से प्रभावित करेंगे और चुनाव को किस तरह जीतेंगे। तो मेरे साथ जो मेरे बाएँ तरफ बैठे हैं उनका नाम है आपका शैलेंद्र सिंह और आप जानते हैं काफ़ी दिग्गज नेता हैं और प्रखर वक्ता हैं और मेरे दाएँ तरफ जो बैठे हैं उनका नाम है शारदा गुप्ता। आपका मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। बहुत-बहुत स्वागत प्रणाम। तो शैलेंद्र सिंह जी आपसे मैं पहला सवाल करना चाहूँगा जो आगामी चुनाव है किस तरह की तैयारियाँ आप लोग कर रहे हैं और किस तरह चुनाव में आप जाएँगे? देखिए चुनाव की जो आगामी चुनाव की तैयारी है, हमारी पूरी तैयारी है और हम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी के कार्यों को लेके हम पुनः जनता के बीच में चुनाव में जा रहे हैं क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है वो अद्भुत है। चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो, चाहे वो मजदूरों के क्षेत्र में हो, चाहे वो शासकीय कर्मचारियों के क्षेत्र में रहा हो, चाहे वो युवा बेरोजगार साथियों के क्षेत्र में रहा हो। हमारी जो उपलब्धियां रही हैं इस 5 साल में, उसके आधार पे हम जनता के बीच में जा रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता का आशीर्वाद हमें पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी और जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं उनके नेतृत्व में हम चुनाव में जाएंगे और जनता का आशीर्वाद हमें पुनः दोबारा मिलेगा। शारदा जी किस तरह की तैयारी है भाजपा की? सर्वप्रथम तो मैं कोरिया टॉक को बहुत-बहुत अपनी ओर से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपका प्रथम एपिसोड है, इसके लिए आपको इस नवीन प्रयास के लिए बहुत बधाई। और भारतीय जनता पार्टी एक काडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं आधारित पार्टी है। हम 5 वर्ष लगातार लोगों के बीच में जाते रहे हैं। हमने लोगों के बीच में समय-समय पर मुद्दे उठाए हैं। लोगों के हित के लिए शासन से लड़ना हो, सड़क पर लड़ना हो, उसके कार्य किए हैं। इसलिए चुनाव का विशेष समय है और ऐसा नहीं है कि हमारा कोई इसमें विशेष प्रयास है। हमारे बूथ तक के कार्यकर्ता लगातार लोगों के बीच में हैं और यही एक बड़ी ताकत है जो बूथ तक मैनेजमेंट भाजपा ने किया है। यही हमारे चुनाव को आने वाले समय में महत्वपूर्ण विजय दिलाने का काम करेगा। किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? कोरिया की बात की जाए तो शैलेंद्र भैया किस तरह के मुद्दे हैं जो आपके चुनाव में वापसी करते हैं? देखिए विधानसभा में चुनाव में जो सरकार की योजनाएं हैं और निश्चित रूप से जो हमारी सरकार की योजनाएं रही हैं वो अद्भुत रही है। मैंने आपको बताया कि हमने 2018 में जो वादा किए थे वो वादा हमने 100% कुछ छोड़ दें अगर तो 100% पूरा किए हैं और उन्हीं सब चीज़ों को लेके जाएंगे। कोरिया जिला क्या पूरे छत्तीसगढ़ में पूरे 90 विधानसभा में हमारी जो सरकार की पूरी उपलब्धियां हैं और मैं आपको बता दूं कि हम लोग अपने काम की बदौलत पे जाके और जनता के बीच में वोट मांगेंगे। रहा सवाल विपक्ष भारतीय जनता पार्टी, वो कभी भी अपने काम पे कभी भी बात नहीं करते। आप देखिएगा 15 साल जरूर इन्होंने इस छत्तीसगढ़ में राज किया, लेकिन जब भी चुनाव का समय आता है आप देखेंगे तो ये केंद्र की ही योजनाओं की बात करेंगे, सिर्फ केंद्र की, लेकिन हम हमेशा अपने काम की बदौलत पे बात करते हैं। तो सीधा सीधा है कि इनके 15 साल का यहाँ शासन रहा है तो इनकी कोई उपलब्धियां नहीं है, इसलिए ये उन योजनाओं की अपनी कभी भी बात नहीं करते। ये जब भी बात करेंगे तो ये केंद्र की बात करते हैं। यदि अगर वो विधानसभा का भी चुनाव हो तो केंद्र की बात करेंगे, यदि लोकसभा का चुनाव है तो भी केंद्र की बात करेंगे, पंचायत का चुनाव है तो केंद्र की बात करेंगे। लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है और हमारी जो सरकार है माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो काम किया है, हम उस काम की बदौलत पे जाएंगे और निश्चित रूप से अच्छे मतों से विजय हासिल करेंगे। कोरिया जिला और हमारी जो पुरानी कोरिया जिला कहना चाहिए, जो तीनों अब एमसीबी हो गया है, तीनों विधानसभा में पुनः हम यहाँ से जीत दर्ज करके और पुनः सरकार बनाएंगे।
तो आप जो बात करते हैं, भाजपा जो बात करती है, केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर बात करती है, धरातल पे आपको कुछ काम नहीं दिखता, ऐसा आरोप है कांग्रेस का। चूँकि ये बात 15 सालों की है और इसलिए थोड़ा-सा समय चाहूँगा। अगर हम इतिहास की ओर देखें छत्तीसगढ़ का, तो सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, तब छत्तीसगढ़ को स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक संकल्पना की कि इस क्षेत्र का विकास समुचित नहीं हो पाया है मध्य प्रदेश के शासनकाल में, और उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस की दिग्विजय सरकार थी। उसके बाद जब छत्तीसगढ़ नया राज्य बना तो सीटों के आधार पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री अजीत जोगी ने कार्यभार संभाला। उस समय भी छत्तीसगढ़ की स्थिति बद से बदतर होती गई। हम नया राज्य थे, हमें बीमारू राज्य बना दिया गया। लेकिन उन्हीं के 2 साल के कार्यकालों को देखते हुए जनता ने मैंडेट दिया और छत्तीसगढ़ की सरकार भाजपा की सरकार बनी, और लगातार 15 वर्षों तक श्री रमन सिंह जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य से और जो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की संकल्पना थी छत्तीसगढ़ राज्य को लेकर के, उसको देखते हुए बड़े-बड़े कार्य किए, और जो विकास आज़ादी के इतने वर्षों से छत्तीसगढ़ का नहीं हो पाया था, उसको लाने का पूर्ण प्रयत्न किया गया। कुछ कार्य बाकी रहे होंगे जो आने वाले समय में पूरी तरह किए जाएंगे। और जहां तक इस कांग्रेस के शासन के 5 वर्षों की बात की जाए, तो हम देख रहे हैं कि कोरिया जिला हमारा रेट्रोग्रेसिव है, जिसको कहते हैं निगेटिव विकास की ओर जा रहा है। हमारा जिला विभाजित हो गया। आज सड़कों की स्थिति, बरसात का समय है, आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, मुख्यालय से थोड़ी दूरी पर भी आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर आपको वहां के मुख्य मार्गों की स्थिति एकदम बद से बदतर होती जा रही है। कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास जो हमने कराया था उसको मेंटेन तक करने का काम ये सरकार नहीं कर पा रही है। छत्तीसगढ़ में की बात छोड़िए, कोरिया जिला में जनता कांग्रेस को वोट देकर ठगा हुआ महसूस कर रही है, जिसका देखना को तो ये ठगा महसूस करेगा कोरिया जी किला, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, अब देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। आप देखे होंगे कि इन 5 वर्षों में ये किसी भी मुद्दे पे कहीं पे भी ये धरातल पे नहीं उतर पाए। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कोई भी इनको मुद्दा दिया ही नहीं। कोई ऐसा है नहीं कि ये किसी मुद्दे पे हमारी सरकार की आलोचना कर सके। अब आलोचना करना है तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हमारे छोटे भाई ने बताया अभी कि आपके 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होके छत्तीसगढ़ बना, और उस वक्त के हमारे स्वर्गीय अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री बने थे। 3 वर्ष के कार्यकाल में बहुत ही काम किया उन्होंने, और अद्भुत काम किया। ऐसा नहीं है, आज सड़कों का जाल आप देख लीजिए, चाहे कोरिया जिला को आप देखेंगे, पुराना जो हमारा कोरिया जिला था, यदि आप देखेंगे कि सड़कों के जाल पूरे गांव-गांव तक बिछे हुए हैं। रहा सवाल, चुनाव में जीत हार होता है। 2003 के बाद हम निश्चित रूप से 15 साल तक हम सत्ता में नहीं रहे, लेकिन हम संघर्ष करते रहे। उसी 2013 में आपने देखा होगा कि हमारे शीर्ष नेतृत्व जो थे वो झीरम कांड में हमारे नेता शहीद हुए। मेरे प्रिय नेता और मेरे कहना चाहिए राजनीतिक गुरु आदरणीय स्वर्गीय शहीद विद्याचरण शुक्ल जी, सभी वरिष्ठ नेता जैसे थे, बहन कर्मा जी, हमारे पटेल जी, तो सभी लोग शहीद हुए। और धीरे धीरे हम लोगों ने संघर्ष किया, और संघर्ष करके इनकी जितनी नाकामियां थी उसको अंततः हम लोगों ने भूपेश बघेल जी के उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष बने, और उनके नेतृत्व में उसमें हमारे आदरणीय श्री चरणदास महन जी, आदरणीय टी.एस. बाबा और तामधर साहू जी, और भी अन्य जितने भी हमारे वरिष्ठ प्रदेश के नेता थे, और उनके नेतृत्व में हम लोगों ने संघर्ष किया। और ऐतिहासिक जीत 2018 में, जो कल्पना कोई नहीं कर सकता था कि ऐतिहासिक जीत हम लोगों ने दर्ज किया, और करके, और उसके बाद इन 5 वर्षों में, जिसमें आप 5 वर्ष तो है ही है, लेकिन उसमें आप 2 वर्ष जो है कोरोना काल का अगर निकाल देते हैं तो हमें जो समय मिला वो 3 वर्ष का मिला। तो ये बताइए, क्या मुद्दा इस बार चुनाव में मुद्दा कोरिया जिला विभाजन रहेगा? देखिए, कोरिया जिला विभाजन विपक्ष का मुद्दा हो सकता है, लेकिन बाकी नहीं है। ये एक सतत प्रक्रिया है। मनेंद्रगढ़ जिला के लिए आप कहेंगे तो वो कई वर्षों से वो मनेंद्रगढ़ जिला बनाने के लिए वहाँ आंदोलन करते रहे, और अंततः हमारा कोरिया जिला बना।
विभाजन हुआ उसका दुख तो है, क्योंकि हम छोटे रूप में आ गए, उसका दुख तो है। लेकिन अब जो चीज हो गया है उसके पीछे अगर हम रहेंगे तो हम आगे का भविष्य नहीं देख सकते। जितना है हमारे पास आज है, हम उसी में आज प्रगति करें। हम क्षेत्र की जनता को कितना सुविधाएं पहुंचा सकते हैं, उनके सतत विकास किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे हमारी योजनाएं हैं, सबसे बड़ा मुद्दा था जो कि ये प्रदेश जो है हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश, ये धान का कटोरा है। किसानी ये सबसे प्रमुख हमारे केंद्र बिंदु है। तो आप देखिए जो हमारा 2018 में घोषणा पत्र था, उसमें पहला उसमें मैं आऊँगा जी। भैया। ये बताइए, तो जिला विभाजन जो है वो बड़ा मुद्दा है क्या चुनाव में? जिला विभाजन बैकुंठपुर वासियों के लिए, बैकुंठपुर विधानसभा के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और भाई साहब मैं सुन रहा था, भाई साहब का कहना है कि जिला विभाजन एक प्रक्रिया है। ठीक है, प्रक्रिया है, किंतु असंतुलित विभाजन कोई प्रक्रिया नहीं है। बैकुंठपुर की जनता की जनभावनाओं को ध्यान में ना रखते हुए जिस प्रकार का असंतुलित विभाजन किया, सीमाएं आज भी अस्पष्ट हैं और कोई सेंसस बनाया नहीं गया विभाजन के पूर्व। निश्चित रूप से इसका दुष्प्रभाव आज बैकुंठपुर शहर के व्यापार में और हर तरह से जनता को भोगना पड़ रहा है। ये बोलना चाहूँगा, जो योजनाएं चल रही हैं गोठान से लेकर नरवा गुरवा, उसको क्या लगता है उनसे उसका जो लोगों को मिलना चाहिए लाभ, वो सब मिल रहा है कि नहीं? देखिए, सरकार की ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है जो ग्रामीण क्षेत्र को अग्रणी बनाने के लिए, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान हैं, मजदूर हैं और हमारी जो स्व सहायता समूह की माताएं हैं, बहनें, भाई हैं, उनके लिए बहुत बड़ा ही मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, ये छत्तीसगढ़ का नरवा, गुरवा, घुरवा, बाड़ी, ये छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, ये निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी स्कीम है। और इसके माध्यम से आप देखेंगे कि गौठानों में कभी कल्पना हम नहीं कर सकते थे। क्या मतलब पूरे देश में या विश्व में भी ये कल्पना नहीं किया जा सकता कि कभी गोबर की भी खरीदी हो सकती है। लेकिन भूपेश बघेल जैसे मुख्यमंत्री ने 2 रुपए किलो में किसानों से, पशुपालकों से आप गोबर खरीद रहे हैं। उससे गोबर खरीद के आज गौठानों में जो हमारी स्व सहायता समूह की बहनें हैं और भाई उसमें जो लगे हुए हैं, वो गोबर से कंपोस्ट खाद बना रहे हैं। आपका कहना ठीक है, पर जैसा देखने में आता है गोठानों में गाय नहीं है और गोबर का भी एक तरह से घोटाला सुनने में आता रहता है, इसमें क्या? देखिए, गाय की जो बात है, बैल गाय की बात जो है, सभी किसान वर्ग के लोग हैं। गौठान में गाय कौन पहुंचाएगा, बैल कौन पहुंचाएगा? किसान ही वहां का पहुंचाएगा। तो किसान यदि वहां ले जाके अगर रखता है तो निश्चित रूप से उसकी पूरी व्यवस्था है वहां पे। यदि किसान वहां पे नहीं पहुंचा रहा है तो उसकी कमी है। यदि किसान के पास सक्षम है, वो अगर अपने घर पे अगर वो कर रहा है, अगर उसकी देखभाल कर ले रहा है, तो उसमें कहीं कोई वो नहीं है। गौठान बनाए गए हैं, यदि आप उसका सही ढंग से सेवा नहीं कर पा रहे तो आप गौठान में ले जाइए, वहां पे सारी व्यवस्थाएं हैं। तो मतलब गोठान को काफी अच्छा योजना बता रहे हैं, क्या कहना आपका? गौठान की योजना अच्छी है कांग्रेसियों के लिए, क्योंकि चारा घोटाला से बड़ा घोटाला गोबर घोटाला। हमने देखा कि छत्तीसगढ़ सरकार, कांग्रेस सरकार ने रेत माफिया दिया, कोल माफिया दिया, शराब माफिया दिया और एक गोबर माफिया भी दिया। और अगर योजना इतनी ही अच्छी है तो मेरा निवेदन है भाई साहब से कि आप रात्रि के समय किसी भी शहर से किसी भी शहर के बीच हाईवे की यात्रा कर लीजिए। रास्ते में आपको गौवंशों का झुंड मिलेगा, मृत अवस्था में गौवंश मिलेंगे। तो इस दुर्दशा के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी अगर किसान आपके गौठान तक अपनी गाय नहीं ला रहा है तो ये किसान की गलती नहीं है। निश्चित रूप से आपके गौठानों में कमी है, जहाँ चारा नहीं है, शेड नहीं है, उसके नाम पे आप पैसा तो खर्च कर रहे हैं, लेकिन जो उसके वास्तविक हकदार हैं उन तक वो चीज़ नहीं पहुंच रही। ये चीज़ को स्वीकार करना पड़ेगा। और जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, तो नरवा, घुरवा, गरवा, बाड़ी के नाम से जितना बड़ा भ्रष्टाचार इस सरकार ने किया है, वो आगे आने वाले समय तक लोगों के जहन में बना रहेगा। अब मैं एक रैपिड फायर उसके अच्छा आप जवाब देना चाहिए। हाँ, मैं एक चीज, छोटे भाई ने ये बात कही और आपके द्वारा कि ये सबसे बड़ा चारा घोटाला के बाद गोबर की घोटाला ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। मैं आपको बताऊं
यदि गोबर घोटाला की बात ये करते हैं, इनके नेता पहले ये तय कर लें, ये कहते हैं कि 1300 हजार करोड़ का घोटाला है गोबर का। और सबसे बड़ी हास्यास्पद बात यह है कि आज तक गोबर खरीदी जो है 294 करोड़ रुपए की हुई है। तो 1300 हजार करोड़ का घोटाला की ये बात करते हैं, और सरकारी जो आंकड़े वो 294 करोड़ की है। तो कहाँ पे घोटाला है, पहले ये तय करें, है ना। कह देना, किसी के ऊपर झूठा आरोप लगा देना और उसको सिद्ध करना, ये बड़ी बात है। दूसरी बात, भाई साहब ने कहा कि शराब का माफिया की बात। देखिए, निश्चित तौर पे हमारे घोषणा पत्र में शराबबंदी की भी बात थी, लेकिन शराबबंदी की बात जो थी उस पे आज आप जो हमारा भौगोलिक दृष्टिकोण है, छत्तीसगढ़ का परिवेश है, वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है। आप शराबबंदी अचानक नहीं कर सकते, इसमें जागरूकता लानी पड़ेगी हमको, आपको। जैसे आप जैसे पत्रकार बंधु हैं, चाहे वो पक्ष का आदमी हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल का आदमी हो, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, ये एक सामाजिक बुराई है। और मैं तो ये कहता हूं कि शराबबंदी की ही हम बात क्यों करते हैं, हम ये क्यों नहीं बात करते कि पूरे प्रदेश से नशाबंदी ही हो। सिर्फ शराब ही एक नशा नहीं है, नशा बहुत सी चीजों का है, उनको भी यहाँ से बंद करना चाहिए। उसमें सभी का सहयोग, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, भूपेश बघेल जी ने एक कमेटी का गठन किया। कमेटी के गठन में भारतीय जनता पार्टी से भी अनुरोध किया कि आप भी अपने वरिष्ठ विधायकों को इस उसमें शामिल, जिसमें हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के विधायक सत्यनारायण शर्मा जी के नेतृत्व में शराबबंदी को लेकर कमेटी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चीज से भागती रही, कभी भी वो अपने 2 सदस्य आज तक नहीं दिए। तो ये शराबबंदी से आप भाग रहे हैं, ऐसा आरोप है। दो चीजें हैं, एक तो शराबबंदी और शराब घोटाला, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में गंगा जल की कसम खा करके इन्होंने शराबबंदी की बात की थी। अभी मैं कुछ दिन पहले न्यूज में देख रहा था, मध्य प्रदेश में भी इस तरह से गंगा जल की बोतलें बांटी जा रही हैं और उन्हें वादा किया जा रहा है कि शराब की बोतल, शराब बंद किया जाएगा। ठीक है, अगर किन्हीं कारणों से, आपके तो मंत्री कह रहे हैं कि शराबबंदी संभव नहीं है, कवासी लखमा जी का स्पष्ट बयान है कि शराबबंदी संभव ही नहीं है छत्तीसगढ़ में। लेकिन फिर भी अगर शराबबंदी संभव नहीं भी है, आंशिक बंदी संभव है, तो क्या घोटाले करने की इजाजत दी जाती है? क्या ईडी क्यों यहाँ पर छापे मार रही है? क्यों इतना बड़ा घोटाला? तो ये दोनों अलग अलग विषय है। शराबबंदी अलग विषय, उसमें आपका झूठ पकड़ा गया, और शराब का जो घोटाला हुआ वो तो अपने आप में मील का पत्थर है। एक चीज, भाई साहब ने अभी शराबबंदी की बात में कही कि गंगा जल की कसम। देखिए, आप पीछे बोलिए तो अच्छा लगता है, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड और कैमरे के सामने अगर आप बोलते हैं कि गंगा जल का, तो ये आप और आपके नेता पूरे सरासर झूठ बोलते हैं। आज आप उस समय का भी विजुअल आप उठा के देख लीजिए। हमने जो वादा किया था गंगा जल को लेके, वो किसानों का कर्जा माफ, किसानों के जो हम 25 रुपए कुंटल में धान खरीदेंगे, इन सब चीजों को लेके था। और शपथ ग्रहण के तत्काल बाद 10 दिन की बात की गई थी उस वक्त हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी के द्वारा कि 10 दिन के भीतर में हम कर्जा माफ करेंगे। उसकी गंगा जल की कसम खाई गई थी, न कि शराबबंदी की। चलिए ठीक है, अब इसकी कसम तो नहीं खाई गई थी, शैलेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं। मेरी अंत में एक रैपिड फायर सवालों का आपको जवाब देना पड़ेगा। शैलेंद्र सिंह जी, पहले आपसे, प्रत्याशी के रूप में आपकी पहली पसंद क्या है? देखिए, हमारी पसंद, हमारी संगठन के पसंद, अभी हमारे यहाँ प्रदेश में पूरे सर्वे भी कराए गए हैं, कई लेवल पे है, मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी, LIV से लेके सभी जो है। आपको नाम बोलिए। हाँ, नाम में देखिए, पहली पसंद हम लोग की कुछ नहीं, जो हमारे अभी प्रदेश के प्रभारी आए हुए थे वो सभी से उन्होंने राय सलाह लिया है। जो हमारी पार्टी जिसको भी टिकट देगी वो हमारी पहली पसंद। आप नाम नहीं बताएंगे? वो देखिए, पार्टी का हमारे नाम लेने से कुछ नहीं होता है, पार्टी जो हमारी प्रत्याशी तय करती है, हम सभी कांग्रेस जन उसका काम करते हैं, पार्टी का काम करते हैं। हम कांग्रेस के अनुशासित सिपाही हैं। संगठन में अपने आप को किस रूप में देखते हैं भविष्य में? जी, संगठन में अपने आप को किस रूप में देखते हैं भविष्य में? जी, संगठन में देखिए, अभी भी मैं जिले का महामंत्री हूँ, 3 पंचवर्षीय से मैं महामंत्री हूँ, और मुझे जब भी संगठन में जो भी पद और जो भी दायित्व दिया गया है, मैं उसका ईमानदारी पूर्ण काम करता हूँ, उसका निर्वहन किया हूँ। आगे भी भविष्य अच्छा होगा, ये मैं मान के चलता हूं। दल का मुख्यमंत्री कौन होगा आगे?
दल का मुख्यमंत्री, अरे दल का मुख्यमंत्री तो देखिए आगे ये जब चुनाव में अगर जीत आती है तो निश्चित तौर पे अभी मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी हैं और अच्छा काम किया है उन्होंने, और उन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आगे का भी मुख्यमंत्री वही होंगे, और ये तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है। ऐसे बैकुंठपुर विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में? देखिए, बैकुंठपुर में सबसे बड़ा चुनाव का मुद्दा विपक्ष के पास कुछ नहीं है। हम अपने कार्यों के बदौलत जा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जितनी भी योजनाएं हम लोगों ने लाए हैं, अभी सबसे बड़ा है जो किसानों का, हम इस बार 20 कुंटल धान खरीदने जा रहे हैं, और अभी धान खरीदी होगी तो हम 2800 रुपए कुंटल में धान खरीदेंगे। आप और ये एक बताइए, चीज और बता दूं आपको, 2800 रुपए कुंटल में धान खरीदेंगे, और आने वाले खरीदी में 20 कुंटल हम धान खरीदेंगे, और उसके साथ साथ 3600 रुपए कुंटल से भी ऊपर आने वाले 5 वर्षों में हम किसानों को उसका उचित मूल्य देके और उनकी धान खरीदेंगे। एक लास्ट सवाल कि विपक्ष का चेहरा कौन होगा? आपको क्या लगता है जो चुनाव होने वाले हैं, विपक्ष के किस चेहरे को लगता है कि उम्मीदवार बीजेपी बनाएगी? ये बैकुंठपुर विधानसभा की बात कर रहे हैं? जी, जी। देखिए, अब ये तो अब विपक्ष का, अब वो तो वही बता सकते हैं, भाई साहब अच्छे से बता सकते हैं, वो उनकी रणनीति है, उनका है, उनके पार्टी का है। अब वो किसको बनाती हैं वो उनके ऊपर है। धन्यवाद। रैपिड फायर में आपका स्वागत है। पहले ये पूछना चाहूंगा, प्रत्याशी के रूप में आपकी पहले पसंद कौन सी है? भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता से आप पूछेंगे तो प्रत्याशी के रूप में कमल का फूल ही हमारा प्रत्याशी होता है, चेहरा नहीं, पार्टी महत्वपूर्ण होती संगठन में है। अपने आप किस भविष्य में किस रूप में देखते हैं? संगठन में मैं लगातार एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ, और आगे आने वाले समय में भी जो भी पार्टी जिम्मेदारी देती है, और कार्यकर्ता का पद महत्वपूर्ण होता है, कार्यकर्ता से बड़ा कोई भी पद नहीं होता, उसे कोई हटा नहीं सकता। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? मुख्यमंत्री का चेहरा निश्चित रूप से हमारे पास कई नेता हैं, कई ऐसे लोग हैं जो इस योग्य हैं, और चुनाव जीत कर आने के बाद दल का जो प्रमुख होगा, शीर्ष नेतृत्व, इस बारे में जो निर्णय। बैकुंठपुर में चुनाव का मुद्दा क्या है? बैकुंठपुर में चुनाव का मुद्दा बैकुंठपुर की बदहाली, जिला विभाजन, सड़क चौड़ीकरण का बजट में होने के बाद भी पूर्ण ना होना, स्वास्थ्य सुविधाएं जो खराब हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो खराब हो रहा है, बेरोजगारों के साथ जो धोखा दिया गया है बेरोजगारी भत्ता में, और पीएससी घोटाला जो भी हो जिसमें हमारे एस्पिरेंट्स को के साथ अन्याय हुआ है। साथ ही किसान बहुत अपना रकबा घटाने से किसानों के साथ खरीदी में लेट लतीफी होती है, उनका मानदंड तय कर दिया जाता है, और उन्हें ऐसा ट्रीट किया जाता है जैसे वो कोई अवैध कारोबार कर रहे हैं, धान नहीं बेच रहे हैं। पक्ष में किसका चेहरा होगा चुनाव में? जब चुनाव में कांग्रेस का चेहरा कौन हो सकता है आपके लिए? जैसे मेरे ख्याल से जैसी बातें आती हैं, वैसे तो मुझे अधिकार नहीं है, पर जैसी बातें आती हैं, वर्तमान विधायक मुझे लगता है कैंडिडेट होंगी। अब बाकी इस विषय पर मुझे बोलना उचित नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। आपने दोनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को आपने सुना, और अगले एपिसोड में हम फिर आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।